इस सवाल में आओ, अपने पास क्या बोल रहा है, पहले इस सवाल को पढ़ते हैं हम लोग कि मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर है, देन स्पीड ऑफ प्लैनेट ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी इज वी नॉट। तो मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगा बेटा? अब याद करो, हम लोगों ने आज सुबह एक चीज पढ़ा था, है ना, कि यहां पर अगर मान लो सन है अपने पास, है ना, और यहां पर सपोज वी है, यहां पर वी है ना, ये दोनों पॉइंट पे वी एंड वी है। अच्छा, तो देख बेटा, ये डिस्टेंस अगर आर है, मान लो ये आर वन है, ये वी वन है, यहाँ का स्पीड वी टू है, यहाँ का आर टू है, तो अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था, मतलब और मास तो सेम है, तो मतलब वी वन और आर वन का प्रोडक्ट वी टू आर टू प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब देखो किसका आर वन ज्यादा है, अगर आर वन ज्यादा है तो वी वन को कम होना पड़ेगा। सिमिलरली आर टू क्या है अपने पास, कम है, तो वी टू ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी कम किसकी है, वेलोसिटी कम है वी नॉट इसकी। ठीक है, अपने को वी टू निकालना है। तो क्या बोला यहाँ पर, मिनिमम डिस्टेंस किसको बराबर, स्मॉल आर दिया था, तो मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल आर है, मैक्सिमम डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, वी टू इंटू स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू, वी टू इंटू स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू कितने के बराबर होना चाहिए, कितने के बराबर होना चाहिए ये, वी नॉट इंटू कैपिटल आर के। ठीक है, तो यहां कैपिटल आर के, यानी यहां से V2 की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट इंटू आर अपॉन स्मॉल आर के बराबर आ गई। ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखो बेटा, सेकंड सवाल देखो क्या बोला है इसमें, कि एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट है, अच्छा, एक प्लैनेट है अपने पास, एक सेकंड, हाँ ठीक है, चलो बाद में कर लेंगे। एक प्लैनेट है जिसका मास m है, मूव कर रहा सन के अराउंड इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस अपने को पता है। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा ये बताना है अपने को। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस R1 दिया है, मिनिमम R2 दिया है। ठीक है, ये अपने को पता है। अच्छा, तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बेटा अपने को पता है, तो ये डिस्टेंस को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2/2 लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं। और यही किसके बराबर है बेटा, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपने को क्या पता था, टाइम पीरियड का स्क्वायर, केपलर का थर्ड लॉ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, R1 प्लस R2/2 का होल क्यूब की, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, R1 प्लस R2 का पावर 3/2 के। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। देख बेटा, इस सवाल को अगर हम लोग देखें, इस सवाल को देखो क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट एट पेरिजी एंड अपोजी, एट पेरिजी एंड अपोजी ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑफ द सन अराउंड इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। अच्छा, चलो देखते हैं क्या बोल रही है। अपने पास ये इलेक्ट्रिकल पाथ आया, यहाँ पे अपने पास सन है कहीं पे, ठीक है, इस पार्ट पे। तो जो पास वाला पॉइंट होता है ना बेटा, उसको हम लोग पास को पेरिजी और दूर वाले पॉइंट को अपोजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास क्या, अपोजी, अपोजी, और पास वाला पॉइंट पेरिजी। तो अभी अभी हम लोग ने देखा कि जो पास होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, तो अपने पास पता है ये पार्ट का स्पीड ज्यादा होगा और इसका स्पीड कम होगा। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है। बहुत अच्छे, मान लो इसको मैं वीपी लिख देता हूं, इसे वी ए लिख देता हूं। तो अभी अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था बेटा, कि वीपी इंटू आर वन, ये डिस्टेंस को अगर मैं आर वन लिख लूं और उसको आर वन इज इक्वल टू वी ए इंटू आर टू के बराबर होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, याद करो बेटा, हम लोगों ने लिखा था इसका कोऑर्डिनेट होगा ए ई कॉमा जीरो के बराबर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, ये हो गया ए ई प्लस ए के बराबर हो गया। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस हुआ है, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस ए ई के बराबर हो जाएगा, यानी आर वन बराबर है ए माइनस ए ई और आर टू बराबर है ए ई प्लस ए के बराबर। अच्छा, तो आप अगर वीपी
अपॉन वी ई लिखें या वी ए लिखें तो क्या आ जाएगा R2/R1, यानी कि आ जाएगा ए 1 + E डिवाइडेड बाई ए 1 - E के बराबर। ये कट गया। अब अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Kp/Ka अगर लिखे हम लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + E डिवाइडेड बाई 1 - E का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट सवाल में अपने से क्या पूछा है कि अगर कोई अर्थ सैटेलाइट है एक्स जो कि मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, जिसका रेडियस 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। देखो बेटा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। तो इसका टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। अब अपने पास एक रिलेशन, जैसे ही ये बात पता चला तो हम लोग रिलेशंस निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या है याद करो। अगर अपने पास ये अर्थ है, यहाँ से कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितने दूरी पे रखा हुआ है, सपोज एक्स पे रखा हुआ है ना। तो ये क्या बोल रहा है, कितने डिस्टेंस पे है, x/4 पे है, x/4 पे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अपने को पता टाइम पीरियड का स्क्वायर शुड प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आप दूसरा, और ये 24 घंटे है, तो अगर मैं T1 लिखूं तो ये प्रोपोर्शनल x/4 का पावर क्यूब के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, T1/T² इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, 1/4 के क्यूब के बराबर आ गया। यानी टी वन को अगर मैं लिखना चाहूँ, T1 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं बेटा। T1 को आप लिखना चाहें, T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 24 × 24, और यहाँ पर कितना आ गया, 4 × 4 × 4। तो 4 से गया 6, इससे गया 6, और 2 से ये चला जाएगा कितना, 3 और 3। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी है, 24 आवर। तो यहाँ से T1 कितना आया बेटा, 3 आवर के बराबर आया। ये हो गया अपना आंसर, यही हुआ अपना आंसर। तो T1 की वैल्यू 3 आवर के बराबर हो गई। समझ में आया। देखो बेटा, इस सवाल में क्या बोला है, इस सवाल को पढ़ो। यहाँ पर बोला है दो सैटेलाइट ऑफ इक्वल मास। तो इक्वल मास जैसे ही बोला वैसे ही आप क्या लिख देंगे, m1 और m2 दोनों बराबर हैं। तो m1 = m2 हम लोग लिख सकते हैं। रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर m1 एक का a1 है और दूसरे का a2 सेमी मेजर एक्सिस है, if their angular momentum are same, are in the ratio, if their angular momentum are in the ratio, तो अगर L1/L2 की वैल्यू 3/4 के बराबर है तो बताना है आपको रेशियो ऑफ देयर एरियल वेलोसिटी। तो याद करो dA/dt क्या था अपने पास, एरियल वेलोसिटी था, वो कितना था, हाफ L/m के बराबर था। ठीक है, तो देखा जाए m तो सेम ही है, 2 कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, एरियल वेलोसिटी ऑफ 1, और ये किसके बराबर है, एरियल वेलोसिटी ऑफ 2। तो इसको मैं a' लिख दे रहा हूं सो दैट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या, समझ में आया। दूसरा वाला सवाल क्या बोल रहा है, व्हेन अ सैटेलाइट मूव अराउंड अर्थ इन अ सर्टेन ऑर्बिट देन द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट। कौन कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, सेकंड में ही बताया था, केपलर का सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, या एंगुलर मोमेंटम भी आप बोल सकते हैं कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड डायरेक्टली हो जाएगा। उसके बाद वाले सवाल पे आते हैं, कंसिडरिंग अ प्लैनेट मूविंग अराउंड अ स्टार इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट विथ टाइम पीरियड t। तो एरिया ऑफ ऑर्बिट कैसे प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ऑर्बिट कैसे प्रोपोर्शनल होगा। अब इस सवाल को आप सोचे जरा। देख बेटा, इस सवाल में अपने पास क्या बोला है कि एरिया निकालने के लिए, है ना। अच्छा, तो एरिया क्या होता है बेटा, πa², है ना। तो अगर मान लो सर्कुलर ऑर्बिट ही हम लोग लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है तो हम लोग मान लिया सर्कुलर ऑर्बिट ही अपने पास। अपने को पता है क्या, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सेस का। तो सेमी मेजर एक्सेस को अगर मैंने मान लो कुछ r ले लिया है तो वो r³ के प्रोपोर्शनल होता है, T² = r³। यानी कि
आर और ए यहाँ सेम ही है, तो आप चाहो तो ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस सवाल को सर्कुलर ऑर्बिट भी मानकर करें तो सेम ही बात है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए प्रोपोर्शनल है t² / 3 के। तो एरिया कैसे प्रोपोर्शनल है, एरिया प्रोपोर्शनल है ए के स्क्वायर के, यानी कि एरिया प्रोपोर्शनल है टी, जिसकी वैल्यू ये है ए की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर यानी टी का पावर 4/3 के प्रोपोर्शनल है, यानी अपना आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। देखो बेटा वापस से देखो, अपने पास क्या बोला गया था कि प्लैनेट है जो, है ना, वो घूम रहा है। तो जो अपना प्लैनेट है वो घूम रहा है, चलो एक सेकंड रुको जरा। हम्म, तो प्लैनेट है अपने पास, वो घूम रहा है किसी स्टार के अराउंड में, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ टी। तो टी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, ए का क्यूब के बराबर प्रोपोर्शनल है ना। ये कैपलर का थर्ड लॉ था। तो ए किसके प्रोपोर्शनल है, टी का पावर 2/3। अब मान लो जो अपने पास एरिया है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पाई × R1 × R2 हो जाएगा एलिप्स के केस में। बट क्योंकि R2 के बारे में नहीं पता अपने को, तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी सेमी मेजर एक्सिस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मान लेंगे हम लोग, है ना। अब ए की वैल्यू क्या थी, ये आपने निकाला है, तो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करो, तो निकल जाएगा कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर या सेमी मेजर एक्सिस के स्क्वायर के, और सेमी मेजर एक्सिस खुद प्रोपोर्शनल था t² / 3 के। तो आप इस पूरे का स्क्वायर, चलो इस लाइन को मैं वापस लिख देता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस लाइन को मैं यहां पर वापस लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है कि a इज प्रोपोर्शनल टू t 2/3 का स्क्वायर। तो अब पावर क्या होता है, ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बनेगा t का पावर 4/3 बनेगा। ठीक है,